अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर आफ़ियत से होंगे। आज तकरीबन 2.5 से 3 माह बाद जो है मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 की है वीडियो। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के पूरे जो है वो शॉर्ट आंसर्स विद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसके अंदर जो है वो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है और उसका मीनिंग बताया गया आपके सामने है। जो भी इसके 2 नंबर से रिलेटेड था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है वो दूसरा फ़र्क आपके सामने लिखा हुआ है फ्लोरा और फाना का, कि डेफिनेशन है सबसे पहले इनकी, उसके बाद डिपेंडेंस है, फिर जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो फिर सवाल आ जाएगा। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन है और आगे उसकी एग्जांपल है। सवाल सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, बुक पे भी इसी तरह हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सवाल और आगे लिखना कैसे है ये आपको पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद आगे देखें आप, सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल आपकी इसकी बुक पे नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेशन ही सिर्फ मिलेगी। टैक्सोनॉमी की भी सिर्फ डेफिनेशन मिलेगी, एग्जांपल नहीं मिलेगी। तो वो मैंने एग्जांपल लिख दिया साथ में आपको समझाने के लिए, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आप 2 नंबर गेन नहीं कर सकते, वो आपने पूरी करनी है। अच्छा, उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पीछे सवाल गुजरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके 2 ही एम्स थे, वो एज इट इज़ मैंने बुक वाले ही लिख दिए। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है वो डेफिनेशन लिख दी है, और ये डेफिनेशन के साथ जो है वो आगे जो है वो एक इंपॉर्टेंट लाइन भी साथ में लिखी है, जो आपको लिखनी पड़ेगी 2 नंबर गेन करने के लिए। डिवीजन ऑफ किंगडम के ऊपर जो है वो सिर्फ इनके नाम लिख दिए मैंने 2 नंबर में, इतना ही काफ़ी है। और अगर 5 नंबर का लॉन्ग होगा तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर जो है वो लिख दिया कि किंगडम कौन सा है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी, बुक वाला ही लिख दिया। सवाल इसलिए लिखा क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें बुक वाली ही हैं, वो आप कहेंगे सर बुक वाली ही आपने लिखी है, बुक वाली लिखी हैं। उसका मकसद ये था कि जो है वो सारे के सारे सवाल पूरा करना हमारा मकसद था, इसलिए बुक वाली ही लिख दी हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और उसके अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पी को, जो कि बुक वाला ही एज इट इज़ मैंने लिख दिया। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ स्पीशी की बात की जाए तो वो भी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने बता दिया, बुक वाली ही लिखी है एज इट इज़। इसमें जो चीज़ें ऐड होने वाली थी वो ऐड मैंने की हैं, यानी इस वीडियो के अंदर सवालों के साथ। जो नहीं ऐड होने वाली थी, जो बुक के अंदर बिल्कुल आसान और लिखा हुआ था, वो मैंने एज इट इज़ बुक वाला ही लिख दिया, ताकि जो है वो आपको, अगर आपने पहली बुक वाली याद किया तो आपको परेशानी ना हो, दोबारा से ये वाली याद ना करनी पड़े, इसलिए। और इसके बाद जो है वो आप डेफिनेशन ऑफ स्पीशी की डेफिनेशन के बाद जो है एग्जांपल भी डेफिनेटली लिखी होगी। तो एग्जांपल के अंदर जो है वो आप किसी भी जानदार का लिख दें, और सबसे बेहतर ये है कि आप ह्यूमन बीइंग्स का लिख दें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम बच्चे जो पैदा होते हैं वो फर्टाइल ही पैदा होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इनफर्टाइल पैदा होने के। तो लिहाजा उसी की एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स की ही। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो म्यूल की डेफिनेशन पूछ लिया, वो पूछ सकते हैं आपसे जी म्यूल के बारे में। तो म्यूल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवाने से म्यूल पैदा हुआ है, जो कि जिसको उर्दू में खच्चर कहते हैं, और ये पहाड़ी इलाका जात में इस्तेमाल होता है सामान वगैरह उठाने के लिए। आगे, और ये जो खच्चर है ये जो है वो इनफर्टाइल होता है, ये अपने जैसे बच्चे, ये जो बच्चे जो है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता, इसलिए इनफर्टाइल से कहा जाता है। अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले आई थी सबसे पहले, जिसके अंदर किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी की बात की गई थी, और ये भी आपको बता दूं कि ये अरिस्टोटल ने पेश की थी। उसी ने जो है वो सबसे पहले जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को अलहदा किया था। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, जिसको 1866 के अंदर जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने पेश किया था, और इसके अंदर 3 किंगडम के अंदर जो है वो एक चीज़ उसने एक्स्ट्रा ऐड की थी, जो कि किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, और तीसरे नंबर पे वो इसके अंदर ले आया था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर उसने जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई और छोटे किंगडम जो यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह सारे उसने इसी के अंदर ऐड कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 1967 के अंदर रॉबर्ट
विटेकर ने पेश की थी। इसके अंदर वो आगे जो है उसने पाँचों को डिवाइड कर दिया, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा के साथ साथ किंगडम मोनेरा और किंगडम वो जो है वो फंजाई भी ले आया। आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या-क्या है, किस बुनियाद पे उसने इसको 5 किंगडम के अंदर पेश किया है। तो बेसिस इसकी जो है वो सबसे पहले जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि इनके पाँचों का जो है वो खाने का अंदाज़ जो है वो अलग-अलग है। फंजाई जो है जिस तरह ये एक जो है ना वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम चीज़ के ऊपर डालते हैं, वो फिर जो है वो उनकी तोड़-फोड़ करते हैं और इस तरह से चीज़ों को लेते हैं। और एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह का भी अंदाज़ा अलग-अलग है। एनिमल्स जो है वो चीज़ों को खा के इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस तरह करके। दूसरे नंबर पे इसका जो है वो बताया गया तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सवाल में लिखा नहीं गया, वो बाय चांस जो है वो मिस्टेक हो गई है। तो आप आपकी बुक पे लिखा हुआ है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के इनके अंदर जो है वो सेल्स की तकसीम के हवाले से ज़ाहिर बात है किंगडम मोनेरा के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर आ जाएंगे और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर आएंगे, लेकिन किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर आएंगे। अच्छा, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। ऑटोट्रॉफ्स वो वाले जानवर जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो वाले जानवर जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं खुराक के लिए। एग्जांपल आपके सामने एनिमेलिया सारे के सारे हेटरोट्रॉफ्स में आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जानवर वो खुराक खुद नहीं बना सकते। और इसी तरह जो है वो सिर्फ जानदार ही नहीं, फंजाई वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगी, बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आ जाएंगे, एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्लांट एक ही जैसा काम करेंगे, वो भी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। आगे स्टेटस ऑफ वायरसेस की अगर बात की जाए तो ये भी आपकी बुक वाली ही लाइंस ले लिया कि वायरसेस के बारे में उसने जस्ट ये पूछा कि बताएं इनके बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बता दें कि ये इन बिटवीन जो है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के दरमियान, क्योंकि ये ज़िंदा जानदारों के अंदर ही जाके खुद को डिवाइड कर दें। अगर ये नॉन लिविंग के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि इंसान की बॉडी से बाहर या जानदार की बॉडी से बाहर है, तो ये डिवाइड नहीं करेंगे और ये नॉन लिविंग ही जो है वो माने जाएंगे। इसी तरह ये जो है कुछ वायरसेस डीएनए के बने होते हैं, कुछ आरएनए के बने होते हैं, तो ये इनके बारे में बता दिया गया। इसी तरह प्रायोन्स और वायरोन्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क आता है, तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, अलग-अलग कर दिया गया, तो फ़र्क आप याद रखिएगा। प्रायोन्स जो है ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और वायरोन्स जो है ये आरएनए से मिलके बने होते हैं। और अगर फ़र्क आ जाएगा तो आपने सिर्फ लाइन लगानी है और दोनों तरफ ये बात लिख देनी है डेफिनेशन में, और दोनों ही बीमारियाँ कॉज़ करते हैं। कुछ जानवरों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर करते हैं, कुछ जानवरों के अंदर करते हैं, तो आपने दोनों के अंदर लिख देना कि इट कॉज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर ही ये पूरे हो जाएँगे। अच्छा, उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिंपल डेफिनेशन है और बाद में इसका मीनिंग बता दिया गया। इसी तरह डेफिनेशन बता दी गई है नीचे, एक्सटिंक्ट बुक वाली ही आपके लिए है और इसके नीचे जो है वो इसकी एग्जांपल भी होगी। एक्सटिंक्ट वो वाले जानदार हैं जिनका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनका वजूद अब बाकी नहीं है, दुनिया के अंदर उनका वजूद बाकी नहीं है, यानी वो ज़िंदा नहीं है। हाँ, उनकी बाकियात मौजूद हैं, जिस तरह के हमारे पास डायनासोर की बाकियात हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जानदार इस तरह हैं जिनके शायद हमें पता भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, लेकिन साइंसदानों को उनकी जो है वो उनके फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन वो उनके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सके हैं कि वो किसके थे, क्योंकि हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले ऐसे जानदार जो हैं वो दुनिया पे थे, अब नहीं हैं, जो मर चुके हैं, तो उनकी हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। आगे बात कर लेंगे हम जी क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसके अंदर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी आ गए, यानी वो वाले जानदार जो कि फ्यूचर में जिनका ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर वाइट टाइगर हमारे पास बड़ा मशहूर है, डैफोडिल सिंध के जो है वो दरिया के अंदर मौजूद है, जिनकी तादाद 600 से भी कम रह गई, ये भी आपकी किताब में बताया गया। इसी तरह सी स्टार के बारे में जी, सी स्टार जो है वो अब इसके ऊपर आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट अबाउट सी स्टार या ब्रीफ अबाउट सी स्टार, या सी स्टार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहली बात तो ये है कि सी स्टार जो है वो समंदर के अंदर ही रहती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसके अंदर जो है वो अगर इसका सी स्टार का एक बाजू कट जाए तो ये रैपिडली जो है अपना बाजू दोबारा से बना सकती है, इसके अंदर ये खसूसियत है। और दूसरे नंबर पे सी स्टार जो है ये मसल्स जो है उनका बड़े पैमाने पर शिकार करती है। अगर मसल्स का शिकार ना करे तो छोटे जानदार जो हैं उनकी जानों को ख़तरा हो जाएगा और इस तरह से पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो तबाह हो सकती है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को किसी मकसद के लिए पैदा किया, कोई भी जानदार बेमकसद पैदा नहीं किया गया। इवन के
कोई भी जानदार आप छोटे से छोटी चीज़ भी बात कर लें तो वो भी बेमकसद नहीं पैदा की गई। आप सोचेंगे कि सर इतने सारे पौधे हैं जिनका हमें पता ही नहीं, इतनी सारी समुद्री मखलूक़ को तो इसका क्या मकसद होगा? तो डेफ़िनेटली ये हर चीज़ बेमकसद पैदा कोई भी चीज़ जो है वो हर चीज़ मकसद के लिए पैदा की गई है, बामकसद है। बेमकसद कोई भी चीज़ पैदा नहीं की गई और हर चीज़ जो है वो दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो चरिंद है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो कोई भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो अगर किसी चीज़ का दुनियावी हमें फ़ायदा नहीं भी नज़र आ रहा तो उसका फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला ने हो सकता है उसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया हो। अच्छा जी, तो ये आखिरी सवाल है हमारा, यूकलिप्टस के बारे में बात की गई है जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इम्प्लांट किया गया पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा नंबर पे ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाटर को कंज़्यूम करता है, तो लिहाज़ा ये वाला पौधा हमें उन इलाकों में लगाना चाहिए जहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्या उसका नाम है जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बरसात वाली आप फीलिंग्स कह लें, यानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये लगाने चाहिए ताकि ये ज़मीन से पानी को अब्ज़ॉर्ब करें और नमी की कमी हो जाए ज़मीन के अंदर, ताकि हमारे घरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर सैलाब वगैरह कम चढ़ सके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाज़मी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।